कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। आज पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम पूरा कवर कर डालेंगे, फुल नेक टू नेक कंपटीशन, कहीं कमी नहीं आ जाए। हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। यार हम एक ही बच्चा करने की सोच रहे हैं, दूसरे बच्चे की तुम्हारी कैपेसिटी भी नहीं है, प्लस वी हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड। अब क्या होता है, कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथड है, हम कहते हैं यार ये आइडियल कब है या क्या होना चाहिए एक बर्थ कंट्रोल मेथड के अंदर। तो फटाफट से सब लोग ऐसे बोलेंगे, आर यू रेडी? Hello everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I'm your biology or zoology mentor. My name is Dr. Arushit Ali. दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए मैम मानो, दिल से बुलाए बेस्टी मानो, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो मानो। तो आज हमारी माइंड मैप सीरीज में चैप्टर नंबर 2 ऑफ 12th क्लास, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब मैं आपको बता देती हूँ कि माइंड मैप सीरीज आपके लिए बेस्ट रिवीजन सीरीज होती है, क्योंकि इसमें हर चीज आपको फ्लो चार्ट, टेबल्स एंड एक चैप्टर को द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिवाइज किया जाता है और पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है, आपके जितने भी माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट्स हैं सब एक बारी में क्लियर हो जाते हैं। कि अगर आपने चैप्टर एक बार भी पढ़ा हो या फिर फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो, तो इट इज लाइक आपको पूरी हेडलाइंस मिल जाएंगी चैप्टर की विद एवरीथिंग इन डिटेल एंड इन अ बेटर वे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे से लेक्चर की विद द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो फटाफट से आप लोगों को मेरे साथ पूरा एंड तक लेक्चर देखना है, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। टॉपिक आज पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम पूरा कवर कर डालेंगे, आ जाइए। सो लेट्स स्टार्ट द माइंड मैप। सो फटाफट से सब लोग ऐसे बोलेंगे, आर यू रेडी? अपने आप को मेंटली रेडी करेंगे कि मैम हम ये पूरा लेक्चर देखने के लिए रेडी हो रहे हैं। भरेंगे अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी और खुद से ही बोलेंगे कि मैम ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। भाई अब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस दुनिया में आया क्यों? आपने कभी सोचा कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि भाई पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी, लोगों में गरीबी बहुत बढ़ रही थी, अनअवेयरनेस थी, अंधे बच्चे पैदा होते जा रहे थे, लोगों को अपनी सेक्सुअल हेल्थ का कोई ख्याल नहीं था, सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करता था। तो ऑब्वियसली जब इतनी सारी चीजें चलती रहती हैं तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसी चीजें इग्नोर हो जाती हैं। बहुत लोग अपनी शर्मा शर्मी में, यार डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम किसी को दिखाएंगे नहीं, ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें इग्नोर करते जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को लाया गया और इवन ये चीजें आपको बता रही हैं कि क्या स्टेप्स हमारी कंट्री ने लिए इस चीज को इंप्रूव करने के लिए, या आप एज अ पर्सन ले सकते हैं टू इंप्रूव योर लाइफ एज वेल एज समवन एल्स लाइफ। एंड बीइंग अ बायो स्टूडेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल सच थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट कि भाई डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू WHO। अब भाई देखो, कोई भी चीज WHO ने कह दी तो मतलब कितनी ऑथेंटिक होगी। तो अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, social and behavioral। जैसे हम हेल्थ कहते हैं इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, उसी तरह अगर कोई इंसान रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव टर्म्स में हर तरीके से हेल्दी है, ठीक है, इन फिजिकल वे ऑल्सो, इमोशनल वे ऑल्सो, सोशल वे ऑल्सो एंड बिहेवियरल वे ऑल्सो, ओनली फिजिकली एक्टिव डजंट मीन कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, इट रिलेटेड टू ऑल अदर टर्म्स। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में देखते रहेंगे। अब क्या हुआ भाई कि भाई रिप्रोडक्शन की बात हो रही है मैम, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, कुछ ना कुछ ऐसी सोल्यूशन भी हमारी कंट्री वाले लाए होंगे। तो मैम प्रॉब्लम क्या चल रही थी? भाई आप लोगों को पता है इंडिया में तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन बूम का प्रॉब्लम चलता है कि मैम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़े जा रही है। एवरी 6th and 7th person इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, राइट। तो इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज, इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने इनिशिएट किया एक्शन प्लान कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम लाएंगे हम कुछ। तो उन्होंने लॉन्च किया द प्रोग्राम नेम्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। अब यहां पे याद रखने वाली बात है कि कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था और कौन से ईयर में किया था। अगर आप बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी ईयर मेंशन करना, प्रोग्राम का नाम मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, देन अगेन ईयर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई फैमिली हेल्थ केयर प्रोग्राम कब आया था। देन ये बेटर तरीके से मॉडिफाई किया गया था, मतलब इट वाज बेटर, आगे जाके इसको और अच्छे से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे लाया गया, इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बनाया गया और इसी प्रोग्राम को एक न्यू नाम से लॉन्च किया था, दैट इज RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। चाइल्ड हेल्थ
केयर प्रोग्राम। ठीक है मैम, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से विद अ न्यू नेम RCH, नाम से आया गया कि भाई अवेयरनेस आ जाए, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम आ गया इंडिया में। आइए अब इस प्रोग्राम के अंदर RCH के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई थी, तो आइए एक एक करके चीजें देखते हैं। वील बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, हेल्पिंग अडोलेसेंस। अडोलेसेंस मतलब आप लोगों के एज ग्रुप के लोग, अडोलेसेंस, by providing information about reproductive organs, hygienic sexual practices and STI। तो भाई क्या किया गया, इन्होंने एक एज ग्रुप पकड़ा कि हम अडोलेसेंस को पकड़ते हैं। ठीक है, इन लोगों में क्या करेंगे, हम इन लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज देंगे। सो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन बांटनी शुरू करी अबाउट हाइजीन, ठीक है, सेक्सुअल हाइजीन, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में कि भाई एसटीडीज भी फैल सकती हैं। बहुत लोग ऐसा होता है नीचे इचिंग हो रही है, पेन हो रही है, डॉक्टर को ही नहीं दिखाते, दे फील इट इज वेरी नॉर्मल बट इट इज एन STI और इट कैन लीड टू समथिंग वेरी सीवियर। तो पहली शुरुआत इन्होंने ऐसे करी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 डन। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। आपको पता है कि जो फीमेल की ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम जो मिल्क होता है, इट इज सो रिच इन एंटीबॉडीज, है ना, कितना ज्यादा रिच होता है कि हम कहते हैं कि बच्चे को मिनिमम ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स करानी ही चाहिए। बट बहुत जगह इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती है लोगों को, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग को भी प्रभाव दिया गया। थर्ड पॉइंट, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, कि भाई एक फीमेल की प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी से बाद में भी प्री एंड पोस्ट नेटल केयर प्रॉपरली होनी चाहिए। देन द फोर्थ पॉइंट, डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने मन में बहुत सारे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स या काफी ऐसे जो होते हैं ना मिथ्स फॉलो करते हैं कि नहीं यार ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से। आजकल तो आप लोगों को पता ही है कितनी जल्दी मिथ्स फैलते हैं दुनिया में, है ना, कि यार इसने ऐसा बोल दिया, ये गलत बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, सही बोल दिया। ठीक है, तो ये मिथ्स और इन चीजों को डिस्करेज करते हुए इनको प्रॉपर नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। देन बेनिफिट्स ऑफ मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, कि ठीक है मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के बेनिफिट्स के बारे में बताया गया। देन इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, जो आज की डेट में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच काइंड ऑफ नॉलेज, तो ये भी शुरुआत की गई। देन टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ NGOs, ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। इन्होंने क्या किया, FMs हो गए, टेलीविजन एड्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स हो गए, वहां पे भी इनके बारे में नॉलेज बांटना शुरू करा। देन बेनिफिट्स ऑफ फैमिलीज विद स्मॉल साइज, इन्होंने बताया कि अगर छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, अगर परिवार छोटा होगा तो क्या होगा भाई, पेरेंट्स के ऊपर कम खर्चा आएगा, कम बच्चों को पढ़ाने का, वो ज्यादा बेहतर ध्यान दे पाएंगे, कम लोग हैं, इजीली जॉब भी मिल पाएगी, पॉवर्टी भी रिड्यूस हो रही। तो एवरीवेयर एक शॉर्ट फैमिली हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो ये चीज लोगों को समझाई गई। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग क्या कहते थे, इसके 10 बच्चे, इसके 12 बच्चे, इसके 6 बच्चे, ऐसे, बट इस चीज को कंट्रोल करवाया गया। अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल इविल सच एज सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, गुड टच, बैड टच। छोटे बच्चों को तो पता भी नहीं होता है कि व्हाट इज अ गुड टच और अ बैड टच। आजकल तो ये चीजें चलो मूवीज में दिखाने लग गए हैं, वेब सीरीज में दिखाने लग गए हैं कि बच्चों के साथ ये चीजें कितनी ज्यादा हो रही हैं। प्लस रेप्स, सेक्स क्राइम, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसके बारे में नॉलेज देना, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड एंड एजुकेटिंग पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। लोगों को एजुकेट करना कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अवेलेबल हैं। ठीक है, हर तरीके से किया जा सकता है। इसके बारे में लोगों को क्या होता है, सिर्फ एक चीज सुनी होती है कि भाई कॉन्डम्स का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है, ऐसे सुनते हैं और बस। भाई कॉन्ट्रासेप्शन इज नॉट ओनली दैट, उसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स अवेलेबल, अ लॉट ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल, तो उनका यूज किया जा सकता है। तो ओवरऑल ये सारे टास्क थे जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ने परफॉर्म किए थे। मूविंग ऑन टू पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, तो क्या था भाई 2011 के अंदर देखा गया कि भाई पॉपुलेशन पहले तो क्या होता था, पहले हर 1000 लोगों पे 17 लोग बढ़ रहे थे पहले इन 2000 ईयर। ठीक है, फिर देखा गया 2011 के अंदर लेस देन 2% से बढ़ गए, बढ़ोतरी होके 20 लोग बढ़ने लगे हर 1000 लोगों पे। मतलब यहाँ पे ओवरऑल 2% इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। मतलब कितनी पॉपुलेशन बढ़ी रही है भाई। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी, इंडिया की 350 मिलियन थी।
2000 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 6 बिलियन, इंडिया की 1 बिलियन, मतलब हर छठा आदमी इज एन इंडियन। 2011 में 7 बिलियन एंड 1.2 बिलियन इंडिया की। एट प्रेजेंट 2024 में FVC वर्ल्ड की अराउंड है 8.1 बिलियन एंड इंडिया की है 1.4 बिलियन। फुल नेक टू नेक कॉम्पिटिशन, कहीं कमी नहीं आ जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, क्या रीजंस हैं फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज? आपने कभी सोचा कि यार पॉपुलेशन का मैम साइज बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें होंगी। तो क्या हो रहा है भाई, आजकल डेथ रेट डिक्लाइन हो रही है, लोग अपनी फिटनेस को लेके काफी वो हो गए हैं, यार हमें योगा करनी है, हमें जिम जाना है, तो डेथ रेट में कमी आने लग गई तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो मदर की डेथ हो रही थी, मोर्टेलिटी रेट इज डेथ रेट, तो वो कम हो गई है। पहले क्या होता था, प्रेग्नेंट फीमेल्स की ज्यादा डेथ होने लग गई थी, आफ्टर गिविंग बर्थ डेथ होने लग गई थी। फिर डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों की डेथ में भी डिक्रीज आ गया। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, आजकल क्या होता है, ज्यादा लोग हैं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है ऑफकोर्स, तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग भी बहुत ज्यादा हैं। इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटीज, तो आजकल हेल्थ फैसिलिटी रहती है तो मौत भी आसानी से नहीं हो रही, सब लोग एकदम सेहतमंद रह लेते हैं, सेहतमंद नहीं तो ठीक हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स अगर डेथ रेट ही ओवरऑल रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है, तो पॉपुलेशन तो बूम करेगी ही। आइए अब भाई सवाल उठता है, मैम ये सब चीजें तो ठीक है बट गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट को मैम कुछ तो करना चाहिए था, तो क्या मेजर्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? गवर्नमेंट ने क्या किया? मोटिवेट किया स्मॉलर फैमिलीज यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव स्लोगन्स, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे करके इन्होंने क्या निकालने, लोगो निकालने, मतलब ऐसे इन्होंने शुरू करे नारे देने, सो दैट पीपल गेट अवेयरनेस। आप अभी भी बहुत सारी जगह बोर्ड देखते होगे, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार टाइप्स। अर्बन कपल्स को यह बताया गया कि भाई 1 चाइल्ड नॉर्म अपनाओ, ठीक है, एक बच्चा सुखी जीवन। आजकल आप देखोगे कि कहीं जब आप किसी अपनी एज ग्रुप से या समवन जो आपसे थोड़े बड़े होंगे आप उनसे बात करोगे तो दे आर लाइक, यार हम एक ही बच्चा करने की सोच रहे हैं, दूसरे बच्चे की तुम्हारी कैपेसिटी भी नहीं है, प्लस वी हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड। तो आजकल अर्बन पीपल आर गेटिंग मॉडर्नाइज्ड विद 1 चाइल्ड नॉर्म। देन सैचुरेटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, तो इन्होंने क्या किया, मैरिजेबल एज को भी एक मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि एक फीमेल यूजुअली 18 ईयर्स तक प्रॉपर्ली मैच्योर हो जाती है, फीमेल्स यूजुअली मेल से जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो 18 ईयर्स ऑफ एज, मेल्स की 21 ईयर्स ऑफ एज। इंसेंटिव्स दिए गए उन कपल्स को जिनकी छोटी फैमिली थी, तो लोग क्या होता है ना कि यार पैसा मिलेगा गवर्नमेंट से बच्चों को पढ़ाने का, ये करने का, वो करने का, 2 बच्चे करने उससे ज्यादा नहीं करने, तो लोगों में स्पेशली द पीपल हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, उन लोग काफी इन्फ्लुएंस होते हैं ऐसी चीजों से। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी जगह BPL में जो लोग होते हैं उन लोगों को शादी करने पे भी पैसा मिलता है, बच्चे को पढ़ाने पे भी मिलता है, मतलब बहुत सारी चीजों के बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने निकाल रखे हैं। नाउ कम्स द एक्चुअल थिंग फॉर द चैप्टर, जिसमें से वेटेज भी रहता है, ठीक है, दैट इज द बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड द कॉन्ट्रासेप्टिव। अब क्या होता है, कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथड है, हम कहते हैं यार ये आइडियल कब है, या क्या होना चाहिए एक बर्थ कंट्रोल मेथड के अंदर, तो क्या फीचर होने चाहिए, तो वो यूजर फ्रेंडली, कि हर कोई यूज कर सके, हर जगह अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि गांव में अवेलेबल है तो शहर में अवेलेबल नहीं, शहर में तो गांव में नहीं है। इफेक्टिव भाई काम भी करना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। रिवर्सिबल होना चाहिए ताकि बार बार ना खरीदने पड़े। साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, नो या लीस्ट, और नो इंटरफेरेंस विद लिबिडो, मतलब फीलिंग ऑफ हैविंग सेक्सुअल डिजायर्स, ठीक है, या एक्ट ऑफ कॉइटस के बीच में ज्यादा दिक्कत नहीं देना चाहिए, इट शुड बी एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देयर आर 2 प्रिंसिपल मेथड्स फॉर बर्थ कंट्रोल। अब इन्होंने बोला भाई 2 मेथड हैं बर्थ कंट्रोल के, दैट इज नेचुरल मेथड्स एंड आर्टिफिशियल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स मतलब जिनमें कोई भी बाहर की चीज यूज नहीं हो रही है, मतलब दे आर कंप्लीटली बॉडी बेस्ड, ठीक है, एंड आर्टिफिशियल मतलब हम बाहर से कुछ यूज कर रहे हैं उसके लिए एक्स्ट्रा चीज। तो भाई नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, अंडे को स्पर्म से मिलने नहीं देना है, ठीक है, ओवा और स्पर्म की मीटिंग रोकनी है। तो इन शॉर्ट प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग फिजिकल मीटिंग ऑफ द एग एंड स्पर्म, ठीक है, चांसेस ऑफ फेलियर इसमें काफी हाई होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 3 मेथड आते हैं। पहला आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है आप समझेंगे ध्यान से। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस फर्स्ट मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इस मेथड के अंदर क्या होता है,
बेसिकली हर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम एक आइडियल देखें 28 डेज की होती है, ठीक है, एक आइडियल ले रहे हैं हम। तो क्या होता है, हर 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो ये मेथड ऐसा कहता है कि इससे कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद, मतलब 10 से 17, मतलब 3 दिन पहले और 4 दिन बाद जो होता है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड किया जाए, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड किया जाए तो वो प्रेग्नेंट होने के चांस कम हो जाते हैं, बिकॉज ये होता है रिस्क पीरियड। मतलब कोई भी फीमेल इस पीरियड में कंसीव इजीली कर लेगी। इसलिए कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड में दैट कपल्स एब्सटेन फ्रॉम कोइटस, मतलब कोइटस नहीं करते हैं, फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज अ फर्टाइल पीरियड। देन आता है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में बेसिकली क्या है, सेकेंड क्या है, विड्रॉल मेथड। मतलब बिफोर द रिलीज ऑफ, मतलब जब पेनिस से इजैक्यूलेशन हो सकता है, ठीक है, बिफोर इजैक्यूलेशन, ठीक है, जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन अगर पेनिस पुल आउट हो जाए, ठीक है, पेनिस पुल आउट, तो क्या होगा, अगर स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही नहीं गया, बाहर ही निकाल लिया गया, तो डेफिनेटली द फीमेल वोंट गेट प्रेग्नेंट। तो इट्स अ विड्रॉल मेथड, ठीक है। अब देखिए इसको, ठीक है, आ जाइए। देन तीसरा मेथड, इसमें क्या है, इंसेमिनेशन इज अवॉइडेड एज द मेल पार्टनर कोइटस इंटरप्टस विड्रॉल हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट प्रायर टू इजैक्यूलेशन। देन आता है लैक्टेशन एमनोरिया। ये मेथड क्या कहता है, दैट इज द थर्ड मेथड, लैक्टेशन एमनोरिया। इस मेथड में क्या होता है, कहते हैं कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो अराउंड होती है 6 महीने की, ठीक है, अराउंड मिनिमम 6 मंथ्स तो इंसान को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी ही चाहिए फीमेल को। इस टाइम फीमेल कंसीव करने के चांस वेरी लो, चांस मतलब वेरी लो, वेरी लो मतलब या तो निल होते हैं। तो बस यही मेथड है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन नहीं होती अप टू 6 महीने, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है, ठीक है, 6 महीने तक, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, ठीक है। क्या होता है, लैक्टेशन वाला पीरियड होता है, पीरियड्स तो आ नहीं रहे हैं उस टाइम, ठीक है, 6 महीने तक पीरियड्स वैसे भी नहीं आने वाले और उसके बाद डिलीवरी होगी, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर क्या होता है, वेरियस आर्टिफिशियल मेथड्स, मतलब नेचुरल मेथड को हटा के जितने ही मेथड है सब आर्टिफिशियल मेथड है। यहां आप देख सकते हैं, पहला क्या है, बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड के अंदर क्या होता है, हमारी 2-3 चीजें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे फिजिकल बैरियर, ओके, जिसमें आपके कॉन्डम्स, डायफ्राम, वॉल्स आ जाते हैं, क्रीम्स एंड जेलीज आ जाती हैं, आईयूडीज आ जाते हैं अलग टाइप्स का, ठीक है, स्पर्मिसाइडल जेलीज, बेसिकली जेलीज हो गई, आईयूडी हो गए, ओरल पिल्स हो गई, ठीक है, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स हो गए, देन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, आपने सुना होगा इमरजेंसी में कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन से, जैसे आई पिल आती है, 72 आवर्स पिल हो गई, अबॉर्शन जैसी टेक्निक्स हो गई। देन सर्जिकल मेथड्स, जिसमें क्या आ जाती है आपकी ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, ठीक है। तो ये मेथड्स हो गए भाई, जिनसे क्या होता है, आर्टिफिशियल मेथड्स का पार्ट है। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि सो दैट अगर ये नहीं दिख रहा है तो इन केस। आइए आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं, दैट इज द बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है, हम बेसिकली स्पर्म और ओवा के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग अ बैरियर। अब वो बैरियर कैसे क्रिएट होता है, सेल्फ इंसर्ट एंड ऑफर प्राइवेसी टू यूजर। स्पेशली ये मेथड्स में क्या होता है, खुद ही यूज कर सकते हैं, तो किसी को शर्मा शर्मी करने की जरूरत नहीं कि डॉक्टर के पास जाके ये मेथड परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, कॉन्डम्स यूज होते हैं, रबर या लैटेक्स के होते हैं, दे आर वेरी थिन,
मेल में पेनिस के ऊपर कॉन्डम लगाया जाता है, ओके, एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम STI, मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाती हैं। देन आप देखोगे फीमेल में वेजाइना या सर्विक्स में फीमेल कॉन्डम्स लगाए जाते हैं, एंड यस ये भी STD से बचाती है। ठीक है भाई, मैम इतना तो हमें सब कुछ क्लियर है। मेल में जैसे कॉन्डम्स जो थे गवर्नमेंट ने निकाले थे, निरोध नाम के, बहुत फेमस हुए थे। कॉन्डम्स में काफी वैरायटी आती है मार्केट के अंदर। देन व्हेन यू सी डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ये कुछ चीजें हैं जो सिर्फ फीमेल द्वारा यूज की जाती हैं, जो सर्विक्स के ऊपर या सर्वाइकल किनाल के वहां पे यूज की जा सकती हैं ड्यूरिंग कोइटस, रीयूजेबल होती हैं एंड दे डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से नहीं बचाती हैं ये। देन कम्स स्पर्मिसाइडल जेलीज, फोम्स एंड क्रीम्स। इसमें क्या होता है, किल द स्पर्म by creating acidic pH used along with barrier method to increase their efficiency। अगर कोई इंसान क्या यूज कर रहा है, जैसे कॉन्डम्स यूज कर रहा है या फिर डायफ्राम्स, वॉल्ट्स यूज कर रहा है और साथ में जेलीज और क्रीम्स भी यूज कर रहा है, तो इट इज हाईली इफेक्टिव, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बैरियर लगा रखा है, ऊपर से क्रीम और जेली भी लगा ली है, तो फुल स्पर्मिसाइडल इफेक्ट हो सकता है। ये रे डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट कैप्स, ये आप देख सकते हैं फीमेल्स के अंदर यूज की जाती हैं, इंसर्टेड विद द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर और अ नर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जिन्हें आप कह सकते हैं IUD। एंड लेट मी टेल यू, IUD इज द हाईएस्ट यूज्ड मेथड इन इंडिया। इंडिया के अंदर मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, यहाँ लिखा भी है, देखिए, मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया। ये डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स द्वारा ही इंसर्ट किया जाता है यूट्रस के अंदर। सो बेसिकली दिस इज द यूट्रस एंड ये IUDs होती हैं, थोड़ी सी T शेप टाइप दिखती हैं, ठीक है, इनको ऐसे इंसर्ट कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर। अब क्या होता है, देयर आर यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ IUDs। इफ इन स्पेसिफिक यू टॉक अबाउट नॉन मेडिकेटेड IUD, जिसमें एग्जाम्पल आता है लिपर्स लूप। लिपर्स लूप एग्जाम्पल रट लो, याद कर लो, क्योंकि नॉन मेडिकेटेड IUD पे अगर आप बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कर रहे हो, डायरेक्ट पूछा जाता है नॉन मेडिकेटेड IUD का एग्जाम्पल बताइए। देन मेडिकेटेड IUD में अंदर क्या होता है, मेडिकेटेड IUD के अंदर देयर आर 2 टाइप्स, दैट इज हार्मोन रिलीजिंग IUDs एंड देन कॉपर कोटेड IUD। आपने सुना ही होगा कॉपर T, कॉपर 7, तो ये कॉपर रिलीजिंग IUD के अंदर ही आती है कॉपर T, मल्टीलोड 375। ये क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करती हैं, मतलब ये अंदर जाके क्या करेंगी, कॉपर रिलीज करती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, स्पर्मिसाइडल इफेक्ट होता है। तो जो स्पर्म है उसका फैगोसाइटोसिस हो जाता है, स्पर्म की डेथ कर देते हैं टोटली, ताकि ऑब्वियसली अगर वही मर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। वहीं हम हार्मोन रिलीजिंग की बात करें तो हार्मोन रिलीजिंग के अंदर इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20, 2 एग्जाम्पल है, NCERT के अंदर भी 2 ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स, हॉस्टाइल बना देते हैं स्पर्म के लिए, ठीक है, अनसूटेबल बना देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ओके, इसके क्या रहता है, ये आपकी 2 हैं, हार्मोनल IUD एंड ये है कॉपर रिलीजिंग। ये क्या कॉपर रिलीज करती है यूट्रस के अंदर, और ये क्या करती है, हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करती है, ठीक है। आइए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज ओरल पिल्स। ओके, पिल्स यूज होती हैं, बहुत लोगों ने सुना होगा कि ये फीमेल पर्टिकुलरली पिल ले रही है, तो आपकी बुक के अंदर 2 टाइप की पिल्स की बात की गई है, दैट इज स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल पिल्स, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट नॉन स्टेरॉइडल पिल्स, तो भाई मार्केट में गवर्नमेंट ने निकाली थी सहेली, क्योंकि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने डिस्कवर की थी नॉन स्टेरॉइडल पिल्स, इन्होंने बनाई थी। ये पिल्स क्या होती थी, वंस अ वीक पिल, मतलब हफ्ते में एक ही बार लेनी होती थी। ये पिल क्या करती थी बेसिकली, यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, ऐसी दिखती हैं ये पिल्स सहेली। ये क्या करती थी, जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, तो यूट्रस की ये एंडोमेट्रियम की लेयर है। अब यहां पे क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं ऐसे। ये क्या करती थी सहेली, बेसिकली इन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देती है। क्या करती है, ब्लॉक्स रिसेप्टर्स,
ताकि अगर ये रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएंगे तो इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा, और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा तो फीमेल प्रेग्नेंट ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, इंटरफेयर्स विद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देती है। वंस अ वीक पिल है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू की है और बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। वही हम बात करें ओरल पिल्स और स्टेरॉइडल पिल्स में, ये प्रोजेस्टेरॉन्स प्लस प्रोजेस्ट्रोजेंस मतलब हार्मोन से बनी होती है। इनमें यूजुअली प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या करती है, ये ओव्यूलेशन को भी नहीं होने देती, इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देती, और क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस को ऐसा बना देती है कि अगर स्पर्म आ भी गया, ठीक है, आ भी गया तो ऑब्वियसली स्पर्म की फैगोसाइटस हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, या फिर उसका एनवायरमेंट ही अनसूटेबल है कि ना तो ये इम्प्लांटेशन होने ही नहीं देगी। ठीक है, म्यूकस, इसकी क्वालिटी ऑफ म्यूकस ऐसी हो जाती है कि रिटार्ड कर देती है एंट्री ऑफ स्पर्म को। पिल्स कैसे लेनी होती है मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली एक पैकेट आता है जिसके अंदर 21 पिल्स होती हैं, क्योंकि महीने में 21 डेज इन पिल को लेना होता है एंड 7 डे का गैप देना होता है। क्या देना होता है, गैप, मतलब 21 दिन कंटिन्यूसली खाओ और 7 दिन का गैप दो, फिर 21 दिन खाओ फिर 7 दिन का गैप दो, ऐसे। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। कब शुरू करते हैं, जैसे आपके जो पीरियड्स खत्म होते हैं उसके 3rd या 5th डे से आप इन पिल्स को खाना शुरू कर सकते हैं, फिर 21 दिन तक ये पिल खाएं, फिर 7 दिन नहीं खानी, ऐसा। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव होती हैं, लेस आर साइड इफेक्ट्स, एंड भाई सिर्फ फीमेल द्वारा यूज की जाती है, एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। ये 21 दिन ली जा रही थी, ये वंस अ वीक थी, दिस इज अ वंस अ वीक पिल। बहुत फर्क है दोनों में, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों पिल में, इसलिए वो डिफरेंस फॉर्मेट में लगाया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दैट इज इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शंस। बेसिकली ये होते हैं इम्प्लांट्स, कुछ ऐसे दिखते हैं, इनको क्या करते हैं स्किन के अंदर सब डर्मली लगाते हैं, यहाँ पे मतलब जहां भी स्किन के अंदर लगाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं स्किन में अंदर जाके हॉर्मोन्स रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, दे आर प्लेस्ड अंडर द स्किन, इफेक्टिव पीरियड काफी लॉन्ग है। ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टाजेंस या एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनी होती हैं। ये ओव्यूलेशन नहीं होने देती और इम्प्लांटेशन भी होने नहीं देती। क्वालिटी ऑफ सर्विस म्यूकस को ऐसा बना देती हैं कि रिटार्ड कर देता है स्पर्म की एंट्री को। तो बेसिकली जैसे बाकी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव काम कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, बस ये स्किन के अंदर लगे रहते हैं और ये हार्मोन रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, आइए, हाँ जी, यहाँ पे इंजेक्शंस हैं, दे आल्सो हैव द सिमिलर एक्शन। ये बस जो स्किन में लग के कर रही है उसी चीज का अगर आप इंजेक्शन ले लो तो वन एंड द सेम थिंग। नाउ देयर आर 2 मेथड्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इन्होंने यहाँ पे बता रखे हैं इसके कुछ टाइप और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे प्रोजेस्ट्रोजेंस नाम से आईयूडी या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नाम से कॉन्ट्रासेप्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं जो इन कॉम्बिनेशंस में यूज किए जाते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो नॉर्मली होंगे ना, वो यूजुअली 72 आवर्स आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्टिव रहते हैं। जैसे आपने सुनी होंगी आई पिल्स। आई पिल्स क्या होती हैं, यही ऐसे कॉम्बिनेशन की पिल्स होती हैं हॉर्मोन्स की, जो विद इन 72 आवर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ली जाती हैं, जिससे क्या होता है भाई, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है। ठीक है, यूज टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। इमरजेंसी की है, कॉन्ट्रासेप्टिव है तो इमरजेंसी में ही ली जाएगी। देन कम सर्जिकल और स्टरलाइजेशन मेथड्स। तो बेसिकली अगर अब भाई क्या हो गया, भाई सबने इन्होंने एक फैमिली में कपल ने 2 बच्चे कर लिए हैं, बट नाउ दे वांट टू हैव अ गुड सेक्सुअल लाइफ, और वो चिंता नहीं करना चाहते हैं कि भाई प्रेग्नेंट हो जाएगी फीमेल, तो वो क्या करा सकते हैं, नसबंदी कहते हैं ना हिंदी में। पुअर रिवर्सिबिलिटी है, अगर कोई चाहे वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो बहुत डिफिकल्ट है। हाईली इफेक्टिव है, ये क्या करता है, गैमीट्स के ट्रांसफर को ब्लॉक। तो ट्यूबिक्टॉमी एक तरीका है जो फीमेल्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा काट के बांध दिया जाता है। तो सीधी बात है, जब फेलोपियन ट्यूब को ही काट दिया गया तो ओवा जो है यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, एक्सक्यूज मी। ठीक है, एंड इंसेशन कहाँ पे लगता है, एब्डोमेन में। ठीक है, और थ्रू वेजाइना इंसेशन लगता है और ये टेक्निक परफॉर्म की जाती है। वैसेक्टॉमी मेल्स में परफॉर्म होती है, इसमें वासर डिफरेंस को काटते हैं और बांध देते हैं। तो वासर डिफरेंस ही क्या कर दी हमने, काट दी, तो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन तो रुक गया। ठीक है, स्मॉल इंसेशन कहाँ लगता है, ऑन द स्क्रोटम।
और फिर या फिर लोअर एब्डोमेन में लगता है। ठीक है, याद रखेंगे वासा डिफरेंस कट होती है, वी फॉर वैसेक्टोमी, वी फॉर वासा डिफरेंस, इसलिए ये मेल्स की टेक्निक है। इसमें फैलोपियन ट्यूब होती है, टी फॉर ट्यूब एंड टी फॉर ट्यूबेक्टोमी, इसलिए इसका नाम फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी है। आइए मूव करते हैं। अब क्या होता है इमरजेंसी मेथड्स के अंदर परमिशन कितने डॉक्टर्स की लेनी चाहिए एमटीपी के लिए। अब क्या होता है एमटीपी क्या होता है वो चीज आपको समझनी जरूरी है। तो आइए पहले एमटीपी को डिस्कस करते हैं एक बार हम। आपका नेक्स्ट मेथड है भाई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। आपने सुना ही होगा या चाइल्ड अबॉर्ट करा लो, ठीक है, टर्मिनेट करा लो। तो कुछ केस ऐसे होते हैं कि भाई 72 आवर्स से भी ज्यादा हो गए, अरे भाई 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, बट अब नाउ दे वांट कि दे डोंट वांट द चाइल्ड एनी मोर। ठीक है, वो चाहते हैं कि बच्चा अबॉर्ट करा दें। अब कुछ भी रीजन हो सकते हैं, जेनेटिकल एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है, रेप का केस हो सकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इस केस में एमटीपी परफॉर्म किया जाता है। सो एमटीपी इज एन इंटेंशनल वॉलंटरी, ये हम खुद से टर्मिनेट करा रहे हैं प्रेगनेंसी को। ये इंडिया में लीगलाइज हुआ था इन 1971, ईयर को रिमेंबर करें। देन व्हेन कैन एमटीपी परफॉर्म, मैंने आपको बता दिया, या तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रेप की वजह से, कोई आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया हो पर वो फेल हो गया, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया है उसकी वजह से, इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड हार्म द मदर और फीटस और बोथ। कुछ केस में क्या होता है कि कहते हैं ना मदर को डर है कि अगर बच्चा बड़ा हुआ तो हो सकता है मदर की डेथ हो जाए, मतलब वो मदर को हार्म कर रहा है या फीटस को, तो उस केस में भी अबॉर्शन कराने को ही रिकमेंड करते हैं। यूजुअली एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब जो कि यूट्रस की जगह बच्चा फेलोपियन ट्यूब में बड़ा होने लग गया, तो भाई ऑफ कोर्स सी बात है फीमेल को तो डेंजर आ जाएगी लाइफ पे, तो ऐसे कुछ केसेस में भी अबॉर्शन करना पड़ता है। अब आता है कि भाई अबॉर्शन करने के लिए कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की परमिशन चाहिए। तो भाई अगर, ठीक है, लेस देन या 12 वीक्स तक का बच्चा है, मतलब अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है मतलब पहले 3 महीने, अगर पहले 3 महीने में कोई बच्चा अबॉर्ट करना चाहता है तो वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन लेके अबॉर्ट करवा सकता है। पर अगर, ठीक है, मोर देन 12 वीक्स, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ चुका है, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो गए, तो उसको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की क्या चाहिए होगी, परमिशन, कि यार क्या हम अबॉर्ट करा लें। अगर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर कॉमनली बोल दें कि हाँ यार ये अबॉर्ट हो सकता है, तभी वो केस को अबॉर्ट किया जाता है, वरना क्या होता है जान पर भी बात आ जाती है कि यार फीमेल की डेथ हो सकती है, इसलिए यहाँ पे ये परमिशंस है। अब क्या होता है, इंटेंशन क्या था, क्या इंटेंशन था एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में जो आया था इंडिया के अंदर, इसमें क्या था, इन्होंने ये बताया था कि बहुत लोग, क्या इंडिया में आपने सुना होगा, ठीक है, फीमेल्स को मार देते हैं कि अरे यार लड़की हो रही है इसको मार दो। बहुत सारे गांवों में, इवन आपने सीरियल्स देखे होंगे बालिका वधू जैसे, जो इंडिया में काफी फेमस थे कि भाई लड़कियों को मार दो, फीमेल फीटिसाइड। तो इस चक्कर में लोग क्या करते थे, अपना डिटेक्ट करवा लेते थे सेक्स ऑफ द चाइल्ड और बच्चे को मार देते थे। तो इंसिडेंट्स ऑफ इलीगल अबॉर्शन बहुत आए सामने। डिक्रीज कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है। एमटीपी आर सेफ अप टू 12 वीक्स, मतलब पहला ट्राइमेस्टर में अगर अबॉर्शन करा रहे हो सेफ है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में इट इज इलीगल, मतलब इट इज रिस्कियर, बट ये दे बोथ आर लीगल। एमनियोसेंटेसिस और एमटीपी जो है हैव बीन मिसयूज्ड फॉर फीमेल फीटिसाइड केसेस। मैंने आपको बताया यूजुअली लोग क्या करते थे, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट से पता करवा लेते थे कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या है, फिर एमटीपी से अबॉर्ट। इसलिए एमनियोसेंटेसिस अभी इंडिया में प्रेजेंटली बैन हो चुका है। एमनियोसेंटेसिस की बात हुई है तो एमनियोसेंटेसिस भी पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली बेटा एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है जिसमें फ्लूइड सराउंडिंग द फीटस से आप इंजेक्शन से क्या करते हो, एक फ्लूइड को कलेक्ट करते हो और उस फ्लूइड से चेक करते हो। ये यूजुअली टेस्ट इसलिए किया जाता था ताकि बच्चे में कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी जैसे सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया जैसी कोई भी बीमारी हो तो वो डिटेक्ट हो जाए पहले ही, ठीक है। बट इसका लोग क्या गलत इस्तेमाल करने लगे इंडिया में, इससे बच्चों की क्या होता है फीमेल चाइल्ड की हत्या होने लगी, तो सैचुरेटरी बैन लगा दिया गया इंडिया में टू प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड, कि फीमेल के मौत के केस ज्यादा ना बढ़े, इसलिए इस पर टोटली बैन लगा दिया गया मेथड पर ही। ओके,
अब नाउ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल कुछ इन्फेक्शंस हैं जो पास हो सकते हैं, जैसे इन्हें हम क्या कह सकते हैं? वेनीरियल डिजीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STI, STD, वेनीरियल डिजीज, क्या अलग अलग नामों से बुलाओ। यूजुअली ये सबसे ज्यादा कौन से एज ग्रुप में देखी जाती है? 15 to 24 ईयर्स। और ये चीज आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक बार आ भी चुकी है कि 15 to 24 ईयर्स में कौन सी एज में STI सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है भाई? ऑफ कोर्स नाम ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही हो रही है। 3 टाइप के आप इसमें देखोगे, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअन एंड वायरल। बैक्टीरियल में गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडियासिस, प्रोटोजोअन में ट्राइकोमोनियासिस एंड वायरल में जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वॉर्ड्स एंड एड्स। अब मैं आपको बताऊं कुछ बीमारियां हैं जो विच आर इनक्योरेबल, जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, जैसे एड्स। ओके, बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअन डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल, पर कुछ वायरल डिजीज हैं विच आर इनक्योरेबल, जैसे कि हेपेटाइटिस बी एंड HIV इंफेक्शन। ये क्या होते हैं? शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन या नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या किसी इन्फेक्टेड क्या कहते हैं इन्फेक्टेड पेशेंट के ब्लड से फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस ये ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करो। अपनी नीडल्स कहते हैं ना, आजकल तो हॉस्पिटल में कहते हैं पेशेंट को इंजेक्शन लगना, डॉक्टर कहता है यार मेडिकल से आप नया इंजेक्शन लेकर आओ, क्योंकि भाई सिरिंजेस का बहुत मिसयूज होने लग गया था बीच में। तो ऑलवेज चेक कि जब भी आपको सिरिंज लग रही है वो नया पैकेट ही खुल रहा है ना, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिम्टम क्या होते हैं मैम कि किसी इंसान को STD है उन्हें कैसे पता चलेगा? तो अर्ली सिम्टम होते हैं इचिंग, खुजली होना, फ्लूइड डिस्चार्ज, कोई लाइट फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, हल्का सा पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है जेनाइटल एरियाज में। सीवियर केसेस में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, जैसे कोई भी इन्फेक्शन या कोई ऐसी भयंकर डिजीज हो सकती है जैसे हमने पढ़ी अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी या कैंसर भी हो सकता है कुछ केसेस में। प्रिवेंटिव मेथड्स क्या यूज किए जा सकते हैं STD को बचाने के लिए? अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स और अननोन पार्टनर्स, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, क्योंकि कॉन्डम्स एक लौता कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। आइए इनफर्टिलिटी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट। आइए इनफर्टाइल कपल क्या होता है? आपने सुना है कई बार घर में बोलते हैं यार ये ना कपल बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं पर इनको बच्चा नहीं हो पा रहा है ना, तो दैट इज इनफर्टिलिटी। ठीक है, वो बच्चा करने की कोशिश तो कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है। तो एक कपल को इनफर्टाइल कब कहेंगे? कि उन्होंने 2 साल तक कोशिश करी पर वो फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई फीमेल, तो वो इनफर्टाइल कपल होता है। अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, 2 साल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है। इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है कोई डिजीज हो सकता है कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल हो, कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम हो या इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। ठीक है, कोई भी टाइप की प्रॉब्लम इनमें से हो सकती है। जैसे आजकल क्या होता है किसी के इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है कि प्रॉपर लेवल ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, ओवा ही नहीं बन रहा है। कई लोग के क्या होता है जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम होता है, देन इम्यून सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको क्योर करने के लिए भाई ऑफ कोर्स यू आर लिविंग इन अ वर्ल्ड बच्चा जहां पे साइंस हैज रीच्ड द पीक। तो क्या होता है आजकल हर चीज का सोल्यूशन है। तो क्या हुआ, 2 टेक्निक्स आ चुकी हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि आप बॉडी से बाहर आउटसाइड द बॉडी टेस्ट ट्यूब में या किसी और चीज में फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो, जैसे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म आउटसाइड द बॉडी। इसमें 2 टेक्निक्स आती हैं, जिफ्ट दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये दोनों इन विट्रो में आती हैं। इन वीवो क्या है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही परफॉर्म किया जाएगा, भले इंजेक्शन का यूज हो किसी भी चीज का यूज हो पर बॉडी के अंदर ही परफॉर्म होगा। इसमें भी 2 मेथड आते हैं, गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, इन मेथड्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा बिकॉज इन चीजों में बहुत बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। पहला मेथड है जिफ्ट।
आपने बहुत जगह पढ़ा होगा सड़कों पे आजकल गिफ्ट टेक्निक, AI टेक्निक, ऐसे करके IVF इंस्टीट्यूट, IVF हॉस्पिटल लिखा होता है नहीं। इसे हम कहते हैं इन शॉर्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, अगर भाई जो हस्बैंड है वो स्पर्म नहीं बना पा रहे तो डोनर से ले लेते हैं, या हस्बैंड का स्पर्म ले लिया, फीमेल या डोनर का स्पर्म ले लिया, टेस्ट ट्यूब ली, दोनों को मिलाया, जाइगोट बन गया। अब अगर ये जाइगोट ब्लास्टोमियर लेस देन 8 सेल स्टेज है, मतलब अगर 8 सेल स्टेज अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, देयर इज अ 1 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16, 32, अगर ब्लास्टोमियर 8 सेल से कम स्टेज पे है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जाइगोट को। पर अगर ब्लास्टोमियर मोर देन 8 सेल स्टेज हो गया, मतलब 16 सेल, 32 सेल ऐसे पहुंच गया, तो क्या होगा, उसे यूट्रस में ट्रांसप्लांट करेंगे, जिसे हम कहते हैं IUT मेथड, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर ऑल्सो। तो ये दोनों चीजें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का पार्ट होती हैं। ठीक है, देख लीजिए लेबोरेटरी के अंदर ये सब हो रहा है टेस्ट ट्यूब वाला चीज, दैट इज व्हाई इट इज अ इन विट्रो मेथड। ठीक है, आइए देन आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम आ गया साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो सीधी बात है माइक्रो इंजेक्शन यूज होगा। इसमें क्या होता है, ये उनमें किया जाता है, इस केस में क्या होता है, स्पर्म है, हमने स्पर्म से न्यूक्लियस निकाला इंजेक्शन लगा के, और फीमेल के ओवा में, जो कि ये दोनों सब कुछ लेबोरेटरी में हो रहा है, इन विट्रो टेक्निक है, ओवा हमने रखा हुआ है, इसके अंदर हमने स्पर्म का न्यूक्लियस इंजेक्ट कर दिया। अब ऑब्वियसली ये फ्यूज कर जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा, और हम इसको इम्प्लांट कर देंगे फिर यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो सेम मेथड, ओवा फ्रॉम फीमेल डोनर इज टेकन आउट, sperm nucleus with a microneedle is taken out and transferred into the ova, ट्रांसफर कर दिया जाता है ओवा में। That was intracytoplasmic sperm injection। अब आ जाती है नेक्स्ट टेक्निक विच इज इन वीवो, ये बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, गिफ्ट, बच्चे का गिफ्ट दिया भगवान ने, भाई आजकल तो सब डॉक्टर गिफ्ट देने लग गए हैं। ये उन फीमेल्स में किया जाता है यार जो है ना ओवा नहीं बना पा रही हैं, उनके यूट्रस में वो बच्चे को पालने लायक तो हैं पर ओवा नहीं बना पा रही हैं। तो क्या करते हैं, एक डोनर फीमेल से ओवा लेते हैं और उसे फीमेल जो प्रेग्नेंट होना चाहती है वाइफ, उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। बस सिंपल मेथड, ओवा फ्रॉम फीमेल डोनर इज टेकन आउट एंड इम्प्लांटेड इन फीमेल वाइफ, और इनफर्टाइल फीमेल के अंदर वो डाल दिया जाता है। दैट इज अ गिफ्ट, एक डोनर ने एक गिफ्ट दिया है। ठीक है, आ जाइए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और आई कॉल्ड इट एज अ विकी डोनर टेक्निक। आपने विकी डोनर मूवी नहीं देखी है तो देखना जरूर जाके। ठीक है, इस टेक्निक में क्या होता है, कुछ मेल्स होते हैं जिनके अंदर मान लो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, पेनिस इज नॉट गेटिंग इरेक्टेड, या फिर स्पर्म में मोटिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होता है, स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो इन केसेस में एक डोनर मेल से स्पर्म लिया जाता है और उसे आर्टिफिशियली फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब स्पर्म्स किसी डोनर के होंगे, ठीक है, और वो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किए जाते हैं फीमेल के यूट्रस में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, अब अगर इन चारों मेथड में से कोई मेथड काम नहीं करे तो भाई सीधी सी बात है, अडॉप्ट कर लो बच्चा। अडॉप्शन का तो पूरा क्राइटेरिया आजकल लीगल है, आप बिल्कुल लीगल वे से एक ऑर्फिन बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। लीगल लॉस के दौरान एक कपल बिल्कुल अडॉप्शन कर सकता है अगर आप उसे पाल पोल सकते हैं तो। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। हमने हर चीज को A to Z अच्छे से रिवाइज कर लिया है। ठीक है, अब आपका काम है हर चीज के फ्लो चार्ट्स को, टिप्स को अच्छे से रिवाइज करना। कोशिश करें इनफर्टिलिटी टॉपिक और बर्थ कंट्रोल मेथड्स पे फोकस करें। डेट्स जो है उन्हें याद करें कि 1951 में फैमिली हेल्थ केयर प्रोग्राम आया है, 1971 में MTP को लीगलाइज किया गया। इन चीजों में ईयर्स और ये मेथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड्स हो चाहे कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, तो अब इन सारी चीजों को रिवाइज करिए। आई होप दिस माइंड मैप सीरीज इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर एंड द नेक्स्ट सीरीज। ओके, बाय बाय।